हेलो स्टूडेंट्स। हम अपने टॉपिक को थोड़ा सा और आज आगे लेके जाएंगे और प्राइवेटाइजेशन जहां पे हमने लास्ट लेक्चर कंप्लीट किया था उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या होता है प्राइवेटाइजेशन, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन शायद लास्ट लेक्चर में अपन ने किया भी था और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। भैया गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस जो लॉस में चल रहे हैं ना, लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस है, उनको हम प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर देंगे ओनरशिप, या तो पूरी या फिर थोड़ी बहुत। और प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी तो हम सब जानते हैं ना, जितनी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आज डेवलप्ड क्यों है। हम बात करते हैं कि जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो सारी कौन सी है, बोले साहब कैपिटलिस्ट है। क्यों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सबसे बड़ी चीज है प्राइवेट सेक्टर। वहां पे प्राइवेट सेक्टर के पास पावर्स होती हैं और प्राइवेट सेक्टर जहां पर है तो एफिशिएंसी तो होगी होगी, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। सो बेसिकली प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया इन 1991 और जितना भी हमने रिफॉर्म किए थे 1991 में किए थे, तो अपन लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके थे। 3 स्टेप थे, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 3 स्टेप हमने लिए थे यहाँ पे और ये प्रोग्राम आया 1991 में। बेसिकली रिफॉर्म क्यों किए गए ये भी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। हम सब जानते हैं एट दैट टाइम द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाज वेरी हाई and foreign exchange reserve declined to a dangerously low level। बिल्कुल अब लो लेवल पे थे, 1.1 बिलियन डॉलर्स ओनली, यही था हमारे पास। खत्म हो चुका था फॉरेक्स। और उसके बाद हम देख रहे थे कि जो हमारी पीएसयू हैं, गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, वो ना तो जो रिटर्न है ढंग से वो ले पा रही थी, लो एफिशिएंसी वहां पे ज्यादा थी। जितनी एफिशिएंसी है वो तो पहले से ही कम है, लेकिन जितनी एफिशिएंसी थी उतनी भी यूटिलाइज नहीं हो रही थी। चारों तरफ से घिरी हुई दिखाई दे रही थी हमारी गवर्नमेंट ओन जो एंटरप्राइजेस हैं, जिसे हम पीएसयू कहते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, लॉस में दिखाई दे रही थी। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इनका प्राइवेटाइजेशन किया जाए। इसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव थे। प्राइवेटाइजेशन क्यों किया गया? 2 मेन ऑब्जेक्टिव थे। सबसे पहले तो रेज रेवेन्यू कलेक्ट की जाए, इकट्ठी की जाए प्राइवेटाइजेशन से, और दूसरा टू इंप्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ डाइवेस्टेड इंडस्ट्रीज, जिनका हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बेसिकली उनको हम उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर सके, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके। तो पहला तो हम यहाँ पे रेवेन्यू रेज करना चाहते थे, दूसरा उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और उनकी एफिशिएंसी को हम इंक्रीज करना चाहते थे। इन 2 मेन ऑब्जेक्टिव के साथ हमने स्टार्ट किया प्राइवेटाइजेशन। अगर हम बात करते हैं 1990 की, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल बजट हैड ह्यूज फिजिकल डेफिसिट्स बहुत ज्यादा थे हमारे पास, और नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट इन ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब जब बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात हो रही है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ओनली गुड्स, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ओनली गुड्स। सो यहां पर वो भी लॉस में चल रहा था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थे। तो यहां पर हमें प्राइवेटाइजेशन करना ही पड़ा, लेकिन प्राइवेटाइजेशन डायरेक्ट हमने स्टार्ट नहीं किया। वर्ल्ड में हम पहले नहीं थे जिन्होंने प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट किया। यहां पर आप देखेंगे ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मिसेस मार्गरेट थैचर, ब्रिटिश कोल माइंस वर प्राइवेटाइज्ड। हमसे पहले हो चुकी थी और यहां से हमने बहुत कुछ सीखा। मैनी ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ नेशनल हेल्थ केयर सर्विसेज, स्कूल एजुकेशन सर्विसेज वर प्राइवेटाइज्ड। बिल्कुल उनका प्राइवेटाइजेशन किया गया और उसके जो रिजल्ट थे वो रिजल्ट काफी बेटर थे। बेसिकली क्या होता है कि एक बार कोई एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उसके रिजल्ट अगर बेटर होते हैं तो दूसरे लोग भी उसके बारे में सोचते हैं, और यहां पर ऐसा ही हुआ। प्राइवेटाइजेशन किया गया, रिजल्ट्स पॉजिटिव आए तो लोगों को लगा कि नहीं ये एक बेटर तरीका है, अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का। अगर गवर्नमेंट सेक्टर बेटर काम नहीं कर रहा है तो प्राइवेट सेक्टर को हैंडओवर कर देना कोई बुरी बात नहीं है, और यहां से स्टार्ट हुआ प्राइवेटाइजेशन। इंडिया में प्राइवेटाइजेशन इतना आसान नहीं था। अब आसान क्यों नहीं था? ये सिंपल सी बात है, जो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस हैं उनको कोई लेने वाला था नहीं और प्रॉफिट वाले लेने के लिए सब तैयार थे।
अब ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, कि अगर आज आपसे ही पूछा जाए कि आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कहां इन्वेस्ट करना चाहेंगे, जो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस है उनमें, जो प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस हैं। आपको इकोनॉमिस्ट नहीं है, कोई बिजनेसमैन नहीं है, आप एक स्टूडेंट है, लेकिन इतनी बात तो आपके समझ में भी आती है कि अगर इन्वेस्टमेंट करने की बात आएगी तो आप कहां इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस में, जो पहले से लॉस में जा रही है उसमें मैं इन्वेस्ट क्यों करूं भाई? तो प्रॉफिट मेकिंग में गवर्नमेंट इस इन्वेस्टमेंट क्यों करे? क्वेश्चन तो वही है। जो कंपनी, जो फर्म गवर्नमेंट को प्रॉफिट अर्न करके दे रही है, गवर्नमेंट उसका प्राइवेटाइजेशन क्यों करेगी? उसको प्राइवेट सेक्टर को क्यों हैंड ओवर करेगी? मुद्दा है, लेकिन करना पड़ा, मजबूरी थी। आइए देखिए क्या हुआ इंडिया में। सो इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट प्राइवेटाइजेशन एफर्ट्स वाज नॉट इजी नहीं थे, क्योंकि देयर वर हार्डली एनी टेकर्स फॉर लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, भैया जो लॉस अर्न कर रही हैं वो कोई लेने के लिए था नहीं, बट ऑन द अदर एंड देयर हैड बीन मैनी टेकर्स फॉर सरप्लस मेकिंग इंडस्ट्रीज लाइक ऑयल ड्रिलिंग एंड रिफाइनरी कंपनीज। रेडी बैठे, लो आज कर देते हैं इन्वेस्टमेंट, क्यों? सबको दिख रहा है वहां पे प्रॉफिट है। उसके बाद मिनरल्स, यहां पर भी हर आदमी इन्वेस्ट करने तैयार था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा। तो सिंपल सी बात है ना, जहां पे प्रॉफिट हो रहा है वहां पैसा लगाने में क्या तकलीफ है? मैं जानता हूं आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो कल पैसा डबल होने वाला है, तो भैया मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं, और वहां इन्वेस्ट करने में मुझे तकलीफ भी नहीं होगी। मैं इन्वेस्ट करने के लिए 100% रेडी हूं, इन्वेस्ट करने वालों में से। तो बेसिकली गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम यह थी कि जिसको वो प्राइवेटाइज करना चाहती थी उसको लेने वाला कोई था नहीं, और जिसको लेने वाले थे उसको प्राइवेटाइज वो करना नहीं चाहते थे। मुद्दा तो वही का वही रह गया। तो हुआ क्या? तो गवर्नमेंट डिसाइडेड टू प्राइवेटाइज द लॉस मेकिंग कंपनीज फुली, पूरी तरह से पूरा प्राइवेटाइजेशन कर देंगे उसका, एंड प्रॉफिट मेकिंग वंस एंड बैंक पार्शली। सो बेसिकली उनको हम थोड़ा बहुत प्राइवेटाइज करेंगे, थोड़ा उनको देंगे, प्राइवेट सेक्टर को देंगे, थोड़ा गवर्नमेंट अपने पास रखेगी। तो बेसिकली यहां पर हमने एफर्ट्स जो किए वो हमने ये सोचकर किए कि जो हमारे लॉस मेकिंग है उसको हम 100% टेक ओवर करने देंगे और प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे, लेकिन जो प्रॉफिट मेकिंग है उनको भी हम प्राइवेटाइज करेंगे, क्योंकि रेवेन्यू तो हमें अर्न करनी थी ना, और रेवेन्यू अर्न करेंगे तो बेसिकली नेक्स्ट शायद एफिशिएंसी को और इंक्रीज कर पाएंगे, और एफिशिएंसी को यहाँ पे इंक्रीज करना हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है यहाँ पे। लेकिन सीधा सीधा प्राइवेटाइजेशन नहीं किया गया, इसके कुछ तरीके हमने अडॉप्ट किए, और यहाँ पर आपके लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि वो तरीके क्या थे। सबसे पहला था डेलीगेशन। डेलीगेशन में हमने क्या किया? गवर्नमेंट कीप्स होल्ड ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैंडल्स फुल्ली और पार्शियली द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। बिल्कुल। तो प्राइवेटाइजेशन का पहला तरीका हुआ डेलीगेशन। डेलीगेशन में अपन ने क्या किया कि साहब रेस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट की मानी जाएगी। आंसरेबल कौन है वहां पे आंसरेबल कौन है? बस साहब गवर्नमेंट है, आंसर किसको देना पड़ेगा? गवर्नमेंट देना पड़ेगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? गवर्नमेंट की होगी। लेकिन वहां पर जो डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट है, जो सर्विसेज है, वो हमने किसको दे दिया? प्राइवेट एंटरप्राइज को दिया। तो ये हुआ प्राइवेटाइजेशन का पहला तरीका, जिसको नाम दिया गया डेलीगेशन। सेकंड, डाइवेस्टमेंट। तो डाइवेस्टमेंट क्या है? आइए यहां पे गवर्नमेंट सरेंडर द पार्शियल ओनरशिप एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल द मेजॉरिटी स्टेक टू वन और मोर प्राइवेट एंटिटी इन कोर्स ऑफ टाइम। तो बेसिकली यहां पे गवर्नमेंट सरेंडर कर रही है पार्शियल ओनरशिप एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहां पर जब आप पार्शियल ओनरशिप सरेंडर करते हैं तो इसका मतलब होता है 49% या उससे कम। अगर आपके पास किसी कंपनी के 51% शेयर हैं तो आप उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, सारी पावर्स आपके पास है। 49% सिर्फ 2% का डिफरेंस है, लेकिन यहां पर आपके पास कोई राइट्स नहीं है। तो यहां पे डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ 2% का है, लेकिन जमीन आसमान का है। तो पार्शियल ओनरशिप बेच देना यानी कि 49% या उससे कम। डिस्प्लेसमेंट एक और तरीका था। डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ? यहां पर जो प्राइवेट एंटरप्राइज एक्सपेंड एंड ग्रेजुअली डिस्प्लेस द गवर्नमेंट एंटिटी, जो प्राइवेट सेक्टर में इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो गवर्नमेंट एंटिटी को डिस्प्लेस कर देता है। एग्जाम्पल तो बिल्कुल क्लियर है।
BSNL MTNL हैज बीन डिस्प्लेस्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। जब से टेलीकॉम कंपनीज आ गई हैं हमारे पास, टेलीकॉम कंपनीज हमारे पास कौन सी आ गई हैं? टेलीकॉम कंपनीज अब हमारे पास आ गई कौन? जियो आ गई साहब, एयरटेल आ गई, वोडाफोन आ गई, आइडिया आ गई। तो इन सब के आने से क्या हुआ? इन सब के आने से BSNL MTNL का जो मार्केट शेयर था साफ हो गया। इन कंपनीज ने डिस्प्लेस कर दिया किसको? BSNL को और MTNL को। तो BSNL MTNL को डिस्प्लेस किया किसने? प्राइवेट कंपनीज ने। तो इसको नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट। और डिसइन्वेस्टमेंट में सेलिंग ए पोर्शन ऑफ ओनरशिप स्टेक इन ए पब्लिक एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट एंटरप्राइजेस। यहां पर आप ओनरशिप स्टेक बेच रहे हैं, यानी 51% या उससे ज्यादा। तो 51% या उससे ज्यादा आपने बेच दिया, तो आपने ओनरशिप पार्ट यहां पर बेच दिया है और उसको नाम दिया गया यहां पे डिसइन्वेस्टमेंट। तो यहां पर आपने देखा कि प्राइवेटाइजेशन के भी 4 पार्ट हैं और वो चारों पार्ट यहां पे क्लियर होने चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं FDI पर। FDI मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नाइनटीन 1991 में जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे तो हमने बहुत सारे जो FDI के रास्ते थे वो खोल दिए थे। 1991 से पहले इंडिया में FDI इतना आसान नहीं था, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, इतना इजीली नहीं करने देते थे हम लोग, इतना इजीली FDI अलाउड नहीं था हमारे यहाँ पे, रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे बहुत ज़्यादा। अब अलाउ कर दिया साहब, अलाउ है साहब, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारा FDI इंडिया में आया। लास्ट लेक्चर में हमने क्लियर किया था FDI में कंपनीज इंडिया में आएंगी और यहाँ पे आके सेटअप लगाएंगी, कुल मिला के एसेट्स परचेस करेंगी, उसको नाम दिया गया था FDI। लेकिन अगर आपने सिर्फ शेयर्स खरीदे हैं तो वो होता है FPI, और FPI का ही पार्ट होता है FII, जिसको हम लास्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में FDI हमने अलाउ किया है, बिल्कुल अलाउ किया है, 2 तरीके से अलाउ किया था, यह भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। FDI पहला ऑटोमेटिक रूट से होता है, जहां पर आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक रूट से जब पैसा आता है तो वहां पे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। और दूसरी जो रूट होता है वो परमिशन रूट होता है, और परमिशन लेनी पड़ती है हमें FIPB की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, FIPB की परमिशन लेते हैं। सो FIPB की परमिशन, या गवर्नमेंट रूट से आता है पैसा तो परमिशन के साथ आता है, और विदाउट परमिशन अगर आता है तो वो ऑटोमेटिक रूट से आता है। लेकिन हर सेक्टर के लिए हमने FDI सेम नहीं रखा है। तो अगर मुद्दा आता है FDI का, तो परमिशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल सेक्टर्स। सबके लिए सेम नहीं है, वो अलग अलग है। सम सेक्टर्स आर ओपनड अप फॉर 100%, some sectors allowed only up to 26, 49, 51। तो कहीं कहीं पर तो आपने इन्वेस्टमेंट कितना दे दिया? 100% दे दिया। जो मोस्ट प्रायोरिटी सेक्टर्स है हमारे, उनमें हमने 100% FDI में अलाउड किया है, बाकी 26 भी है, 49 भी है और 51 भी है। अलग अलग जहां पर हमें ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न लगते हैं वहां पे ज़्यादा FDI देना रिस्क हो सकता है, इसलिए 26%, कहीं पर 49%, कहीं पर 51% और कहीं पर 100% भी FDI अलाउड किया गया है। सो यहाँ पर हम बात करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर हमने FDI अलाउड किया, कहाँ कहाँ पे नहीं किया। ये भी एक टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर हम FDI अलाउड करते ही नहीं हैं। तो कुछ जगह ऐसी जहाँ पर FDI अलाउड है और कहाँ कहाँ FDI अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम ऐसे कुछ सेक्टर्स जहाँ पर FDI अलाउड नहीं है, ना तो गवर्नमेंट रूट से और ना ही ऑटोमेटिक रूट से। ऑटोमेटिक रूट तो क्या, गवर्नमेंट रूट से भी FDI अलाउड नहीं है, हम FDI अलाउड नहीं करते हैं। वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम आते हैं एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी दे दें, यहाँ पे हम FDI अलाउड कर दें, MNCs आएंगी और एटॉमिक एनर्जी को यूज़ करेंगे, इंडिया में एटम बम बनाएंगे, यहीं फोड़ जाएंगे, काम खत्म, खेल खत्म और पैसा जम। दे दें, कितना आसान है ना। बोले आओ FDI यहाँ पे हम दे रहे हैं अपने एटॉमिक एनर्जी में, तो आइए यहाँ पर आप FDI इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपना खुद का लगा लो प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट अपना खुद का लगा लो, रिस्क है।
इस मामले में हम रिस्क ले नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे खुद के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए एटॉमिक एनर्जी में सबसे पहली चीज़ ये है कि अभी भी ये गवर्नमेंट सेक्टर के पास ही है, और प्राइवेट सेक्टर के लिए अपन ने इसको ओपन नहीं किया है। आज भी एटॉमिक एनर्जी पूरी तरह से गवर्नमेंट के अंडर में है, प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन नहीं किया है, और एफडीआई भी यहाँ पर अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। सेकंड, लॉटरी बिजनेस। तो इंडिया के बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो पहले ही लॉटरी बैन कर चुके हैं, जहाँ पे लॉटरी वहाँ पे बैन है, और जहाँ पर लॉटरी चलती भी है वहाँ पर भी एफडी अलाउड नहीं है। बाहर की कंपनी आके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, नो नेवर। बाहर की कंपनी को अलाउ नहीं कि आप आइए पैसा लगा लीजिए, ना 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 ना, हम अलाउ नहीं करेंगे उनको। इंडियन कंपनीज यहां पर पैसा लगा सकती हैं, बाहर का एफडीआई यहां पर अलाउ नहीं है। लॉटरी बिजनेस वैसे भी बहुत सारे स्टेट जो हैं वो बैन कर चुके हैं। उसके बाद गैम्बलिंग और बैटिंग इंडिया में अलाउ ही नहीं है, एफडीआई तो बहुत दूर की बात है। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया में बैटिंग जो है वो क्राइम है, सट्टा लगाना, आप समझते होंगे। तो ये इसके लिए एफडीआई तो हम कैसे अलाउड कर देंगे। गैम्बलिंग की अगर बात की जाए तो गैम्बलिंग भी इंडिया में क्राइम माना जाता है। कैसीनोज वगैरह इंडिया में सिर्फ गोवा में ही होते हैं, इसके अलावा पूरे इंडिया में कहीं कैसीनोज नहीं होते हैं, तो ये वैसे ही बैन है, और एफडीआई इसमें अलाउड नहीं है। चिट फंड के बिजनेस में भी नहीं है। चिट फंड तो आप समझते ही होंगे, लोगों से छोटे छोटे डिपॉजिट लेते हैं और बहुत बड़ा अमाउंट देने का वादा करते हैं, और बाद में ज़्यादा चिट फंड कंपनीज भाग जाया करती है। लेकिन फिर भी फेयर भी होती है, ऐसा नहीं कि सारे एग्जिस्ट होते हैं। लेकिन चिट फंड में भी हमने एफडीआई अलाउड नहीं किया, ना ही निधि कंपनीज। निधि कंपनी भी वही है, जिससे लोगों से डिपॉजिट लेते हैं और बाद में इंटरेस्ट के साथ पैसा उनको वापस देते हैं। यहां पर भी हमने एफडी अलाउड नहीं किया है। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में भी एफडी अलाउड नहीं है, बट यहां पे हमने एक्सक्लूड किया है कुछ चीजों को। फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ सीड्स, एनिमल हस्बेंड्री, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, मशरूम एक्सेट्रा। तो इनके छोड़कर बाकी जो एग्रीकल्चर है उसमें एफडी अलाउड नहीं है, और प्लांटेशन एक्टिविटीज़ में भी नहीं है, लेकिन टी प्लांटेशन में अवेलेबल है। अदर देन टी प्लांटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको ध्यान रखिएगा। सो नॉर्मली प्लांटेशन में हम एफडी अलाउड नहीं करते, लेकिन टी प्लांटेशन में हमने इसको अलाउड कर रखा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आगे आता है रियल एस्टेट बिजनेस। तो रियल एस्टेट बिजनेस में भी एफडीआई अलाउड नहीं है, पूरी तरह से यहां पर एफडीआई हमने बंद कर रखा है, यहां पर कोई एफडीआई अलाउड नहीं है। उसके बाद ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, यहां पर भी एफडीआई अलाउड नहीं है। सिगार, सिगरेट, टबैको, इनमें भी हमने एफडीआई अलाउड नहीं कर रखा, एफडीआई अलाउड नहीं है यहां पर। यहां पर अगर बात करें, रिसेंटली देयर हैज बीन ए ट्रेमेंडस इंक्रीज इन एफडीआई इनफ्लो इन इंडिया। बहुत सारे देश, बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं। रीजन बिल्कुल क्लियर है, यहां पर पैसा लगाने में फायदा ही फायदा है। बहुत बड़ी इकोनॉमी है हमारी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, जहां पे 130-35 करोड़ की पॉपुलेशन हो, वहां पे अगर 1 करोड़ लोग भी आपके प्रोडक्ट को यूज कर ले तो बहुत प्रॉफिट, बहुत बेनिफिट आप अर्न कर सकते हैं। सो यहां पर हमारे पास जो एफडीआई ज्यादातर आ रहा है वो कहां से आ रहा है? यूएस से आ रहा है, ब्रिटेन से आ रहा है, सिंगापुर से आ रहा है, जापान से आ रहा है, यूएसए से आ रहा है। हर देश चाहता है कि इंडिया में जाके इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न्स बहुत हाई मिल रहे हैं, इसलिए इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं और प्रॉफिट अर्न किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं क्या होता है एफआईआई। जैसा कि मैंने कहा था कि एफडीआई का पार्ट होता है एफआईआई, तो एफडीआई का पार्ट है एफआईआई। तो यहां पर एफआईआई जो है वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एंड एफआईआई आर लार्ज फॉरेन ग्रुप, इनके पास बहुत सारा फंड्स हैं। FIR registered abroad with a view to investing in the other nations, to invest in equity market, hedge funds, pension funds and mutual funds, यहीं पर लगाते हैं पैसा ये। लेकिन अगर मुद्दा FDI और FII को कंपेयर करने का है, FPI को कंपेयर करने का है, तो हम लास्ट लेक्चर में भी बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके थे इसको। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर नेशन में हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि इनफ्लो क्या है, एफडीआई आए या एफआईआई आए। तो बेसिकली हमारी हर गवर्नमेंट चाहती है कि एफडीआई आए, क्योंकि एफडीआई एक सर्टेन
इन्वेस्टमेंट है। एक बार एफडीआई आया मतलब यहां पर बहुत सारा पैसा आया और बहुत सारा पैसा आया और वो रुकेगा। एफआईआई का भरोसा नहीं है, वो कब आगे कब चला जाए। शेयर मार्केट में किया गया इन्वेस्टमेंट कोई सर्टेन इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो कभी भी आ सकता है और कभी भी जा सकता है। और गवर्नमेंट चाहती है कि एफडीआई आए, एफडीआई आएगा तो बहुत सारा पैसा अपने पास आएगा, और बहुत सारा पैसा अपने पास आएगा और वो लंबे टाइम तक, काफ़ी टाइम तक हमारे पास रुकेगा। ऐसे में वो पैसा हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। एक कंपनी बाहर से आती है, इंडिया में आके सेटअप लगा रही है, तो क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होंगे? वो आंसर जनरेट होंगे तो वही चाहिए। लेकिन एफआईआई, आपने शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट कर दिया 200 300 400 करोड़ रुपए, क्या वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा? आंसर है नो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है तो हमारी गवर्नमेंट एफडीआई ज्यादा पसंद करती है एफपीआई या एफआईआई के कंपैरिजन में। तो यहां पर हम चाहते हैं कि जो पैसा आए वो एफडीआई में आए, एफपीआई में नहीं आए, क्योंकि ये फंड तो ऐसे हैं जो कभी भी कहीं भी ट्रांसफर हो सकते हैं। आज इंडिया में मार्केट ऊपर चल रहा है तो इंडिया में एफपीआई आ गया, एफआईआई आ गया, और दूसरे नेशन में अगर हाई हुआ तो यहाँ से बाहर भी बहुत जल्दी चला जाता है, और हम नहीं चाहते कि हम रिस्क पे काम करें। सो एफडीआई एफआईआई में से हमारी चॉइस एफडीआई। तो आइए यहां पर कंप्लीट होता है आपका चैप्टर, शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आइडेंटिफाई द वन विच मे बी कंसीडर्ड एज ए पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी क्या है? तो यहां पर हम बात करेंगे डिसीजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू परचेज ए फ्लीट ऑफ कार्स। नहीं, ये पब्लिक पॉलिसी नहीं हो सकती, ये पूरी नेशन को इफेक्ट करने वाली पॉलिसी नहीं है। उसके बाद एक बिल्डिंग को गिरा दिया गया, तो ये भी कोई पब्लिक पॉलिसी नहीं हो सकती। ऑल सिटीजन्स आर टू बी प्रोवाइडेड विद बायोमेट्रिक आधार कार्ड। यस, अब ये आधार कार्ड पूरे देश के लिए, हर आदमी के लिए, हर सिटीजन के लिए, तो ये एक पब्लिक पॉलिसी बिल्कुल हो सकती है। सेकंड क्वेश्चन, पब्लिक पॉलिसीज आर ऑलवेज गोल ओरिएंटेड। भैया जब फीचर्स पढ़ रहे थे ना तो पहला फीचर यही पढ़ा था, पब्लिक पॉलिसीज आर ऑलवेज गोल ओरिएंटेड। क्या होती है? हमेशा गोल ओरिएंटेड होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओसीबीज क्या होती हैं भैया? ओसीबीज मतलब ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज, ओसीबी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमा, जानते हैं फेमा? फेमा ने रिप्लेस किसको किया था? लास्ट लेक्चर ध्यान से देखा था क्या? तो लास्ट लेक्चर ध्यान से देखा तो बताइए किसको रिप्लेस किया था फेमा ने? यस, द राइट आंसर इज फेरा। कब किया था? 1999। फेमा रिप्लेस फेरा कब? 1999। उसके बाद रिफॉर्म इन डाउरी एक्ट एंड डाइवोर्स एक्ट, ये कौन से रिफॉर्म होंगे? कौन से रिफॉर्म होने चाहिए? तो ये सोशियो कल्चरल रिफॉर्म होंगे हमारे, सोशियो कल्चरल रिफॉर्म हो रहे, सोसाइटी में होने वाले चेंजेस हैं, रिफॉर्म है। उसके बाद 7th क्वेश्चन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैव बीन स्क्रैप्ड रिसेंटली? किसको खत्म किया हमने? दिमाग पे जोर डालिए। इस टॉपिक का जो फर्स्ट लेक्चर था हमने डिस्कस किया था कि प्लानिंग कमीशन अब नहीं रहा। 1950 में आया था प्लानिंग कमीशन, जिसका काम था इंडिया के लिए 5 ईयर प्लान्स बनाना, और ये 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए थे इंडिया में फ्रॉम 1951 टू 56। हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, और आपको बताया गया था कि अब प्लानिंग कमीशन नहीं रहा और उसकी जगह आ चुका है नीति, NITI, नीति आयोग कहते हैं इसको। लोग हिंदी का नीति समझ लेते हैं, हिंदी का नीति नहीं है, दैट्स NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, द फॉर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन वेयर गवर्नमेंट कीप्स होल्ड ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। अभी डिस्कस किया था जस्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की, सर्विस प्रोवाइड कराएगा प्राइवेट सेक्टर, क्या कहते हैं उसको हम, डेलीगेशन। याद आ रहा है, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। अगर सेबी, आरबीआई, आईआरडीआई की बात करें तो ये सारी रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि रेगुलेट करते हैं। तो सेबी किसको रेगुलेट करता है? सेबी रेगुलेट करता है किसको? हमारे शेयर मार्केट को। आरबीआई हमारे मॉनेटरी कंट्रोल करता है। आईआरडीआई इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है। तो ये सारे के सारे रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। तो यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ए पॉलिसी एमिनेट्स फ्रॉम डिसीजन एंड डिसीजन इज टेकन इन लाइन विद गोल। बिल्कुल, पॉलिसी एमिनेट्स फ्रॉम डिसीजन एंड डिसीजन इज टेकन इन लाइन विद गोल। बिल्कुल ऐसा ही होता है, पहले पॉलिसी और उसके बाद अचीव करेंगे हम अपना गोल। तो गोल अचीव करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 भी आपके लिए काफी मजेदार है। आइए, यहां पर बात चल रही है कि ब्लैक रॉक ने इन्वेस्ट किए हैं $30 बिलियन एज ए पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, FPI, इन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो क्या कहेंगे उसको, मैं क्या FDI कहेंगे? नो, FDI नहीं हो सकता। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे? नो। NRI इन्वेस्टमेंट कहेंगे? नो। सो द राइट आंसर इज FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FII होते हैं यहां पे। उसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर FDI में हम बात कर रहे हैं विच डोंट रिक्वायर एनी प्रायर अप्रूवल, जिसके लिए किसी प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ना तो गवर्नमेंट से ना आरबीआई से, तो उस इन्वेस्टमेंट को, उस जो FDI है उसको हम कौन से रूट से इन्वेस्टमेंट मानेंगे? ऑटोमेटिक रूट से, जहां पे आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, जहां पे आपने किसी से परमिशन नहीं ली, कौन सा रूट होता है? FDI का ऑटोमेटिक रूट होता है। कौन सा रूट होता है? ऑटोमेटिक रूट। और जहां पर आपको परमिशन लेनी पड़े, द मेथड ऑफ FDI अदर देन ऑटोमेटिक रूट, ऑटोमेटिक रूट के अलावा अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है तो परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसको हम क्या कहते हैं? NI रूट तो होगा नहीं, इंस्टीट्यूशनल रूट होगा नहीं, प्रायोरिटी रूट होगा नहीं, तो कौन सा रूट होगा? गवर्नमेंट रूट होगा या अप्रूवल रूट होगा। तो यहां पे गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, इसको परमिशन रूट भी कह सकते हैं, या अप्रूवल रूट कह सकते हैं, या गवर्नमेंट रूट कह सकते हैं। परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी? तो परमिशन लेनी पड़ेगी FIPB की। अभी इसी लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे हम, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, FIPB की परमिशन आपको लेनी पड़ेगी अगर आप ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो गवर्नमेंट रूट से आपको आना पड़ेगा। अब आता है मुद्दा नेक्स्ट, FDI परमिटेड नहीं है, कहां पे? ऑटोमोबाइल में तो है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, टेक्सटाइल में है, एनिमल हस्बेंड्री में नहीं है। बिल्कुल, लेकिन कहीं कहीं पर है, कहीं कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी बेस्ट ऑप्शन इज एनिमल हस्बेंड्री। उसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन? सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू इंपोर्ट। तो उसको हम क्या कहेंगे? हम क्या उसको ग्लोबलाइजेशन कहेंगे? क्या उसको प्राइवेटाइजेशन कहेंगे? डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे? एग्रेशन कहेंगे? नहीं, नहीं, नहीं। यहां पर अगर क्वेश्चन में एक ऑप्शन दिया होता लिबरलाइजेशन, तो काफी हद तक हम उसको सही मानते और सही मानकर उसको टेक भी कर देते लिबरलाइजेशन। लेकिन अगर लिबरलाइजेशन नहीं, क्योंकि यहां पर एक वर्ड है सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस।
तो सिंप्लीफिकेशन जो हमने किया था उसको हम काउंट करते हैं, नॉर्मली हम उसको काउंट करते हैं लिबरलाइजेशन। लेकिन अगर लिबरलाइजेशन को ऑप्शन नहीं है तो प्राइवेटाइजेशन नहीं है, डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है ये, फिर यहां पे है ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का काम भी यही है। ग्लोबलाइजेशन का काम है कि कैसे भी करके जो फ्री ट्रेड है, जैसे कि आपको बताया गया था ग्लोबलाइजेशन क्या एम लेके चला है। ग्लोबलाइजेशन का एम है कि पूरे वर्ल्ड को हम एक ग्लोबल विलेज बनाएंगे जहां पर फ्री फ्लो होगा गुड्स एंड सर्विसेज का। तो गुड्स एंड सर्विसेज के फ्री फ्लो के लिए हमें जरूरत है यहां पर किसकी, हमें जरूरत है यहां पर ग्लोबलाइजेशन की। तो बढ़ते हैं यहां पर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल ऑफ 50% स्टेक इन पीएसयू। अब यहां पर बात 50% की हो रही है, 51% होता तो मेजोरिटी इन्वेस्टमेंट हो जाता, मेजोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, और अगर 49% होता तो माइनॉरिटी हो जाता, लेकिन यहां पे ना तो मेजोरिटी है ना माइनॉरिटी है, तो यहां पर हम इसको नाम देंगे जॉइंट वेंचर। 50% कैपिटल पे काम कर रहे हैं ना आप, तो 50% कैपिटल पे काम कर रहे हैं, तो ना तो ये माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट हुआ ना मेजोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। मेजोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट तब होता जब 51% या उससे ज्यादा शेयर बेच देते, माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट तब होता जब 49% या उससे कम बेच देते। 49% या उससे कम बेचते तो क्या होता, माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट। 51% या से ज्यादा बेच दिया तो क्या हो गया, मेजोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन ये तो बात 50 की कर रहा है, ना तो 49 है ना 51 है, तो यहां पर क्या हो गया, जॉइंट वेंचर हो गया। क्या हो गया, जॉइंट वेंचर। तो यहां पर हम एफडीआई की बात करेंगे, तो एफडीआई इज अलाउड इन, तो हमने पहले चर्चा की थी, यहां पे प्लांटेशन में तो अलाउड ही नहीं है, सिर्फ एक में ही अलाउड है, और वो क्या है, टी। जहां पे प्लांटेशन की बात आ गई तो कोकोनट शुगर केन कहीं पर भी नहीं होगा, सिर्फ किस में होगा, टी में होगा। ये चीज भी हमने यहाँ पे क्लियर की थी, सिर्फ टी प्लांटेशन ही है जहां पर हमने इसको अलाउ किया है, और जगह एफडीआई अलाउड नहीं है। अगर बात करते हैं इंडिया की, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद हमने कौन से रूट को ज्यादा पसंद किया है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फॉलोड ए सोशलिस्ट पाथ, कॉमनवेल्थ या मिक्स्ड। बहुत इजी आंसर था ये, मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था हमने। ना हमारी इकोनॉमी सोशलिस्ट, ना तो हमारी इकोनॉमी सोशलिस्ट, ना हमारी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट, हमारी इकोनॉमी थी मिक्स्ड, और हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक पाथ को वहां पे अडॉप्ट किया था। उसके बाद अगर बात करते हैं कि हुंडई इंडिया लिमिटेड कम टू इंडिया थ्रू द एफडीआई रूट, तो यहां पर इसने क्या किया था, कौन सा रूट अप्लाई किया था इसने, बाय क्रिएटिंग ए 100% इंडियन सब्सिडरी। बिल्कुल, इंडिया में आके इन्होंने खुद का प्लांट लगाया और खुद का प्लांट लगा के यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो प्लांट अपना खुद का काम कर रहे हैं अपन खुद, और ये यहाँ पर हुआ बाय क्रिएटिंग 100% इंडियन सब्सिडरीज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और लगभग सारे क्वेश्चंस ही हमने डिस्कस कर लिए हैं। बहुत इजी चैप्टर है, ज्यादा तकलीफ आपको नहीं देगा, एक बार ढंग से पढ़ लेंगे तो कभी ना तो क्वेश्चंस पे कोई डाउट आएंगे ना ही टॉपिक में कोई डाउट आएगा। और फिर भी कहीं पे डाउट फील होता है तो आप जो लेक्चर हमारे हैं इनको ध्यान से देखिए एक बार, आपके हर क्वेश्चन का आंसर यहां पर आपको मिल जाएगा, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर कंप्लीट होता है आपका चैप्टर नंबर 4। तो यहां तक क्लियर कीजिए अपने सारे कॉन्सेप्ट और जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन एंजॉय।